हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। ऐसे नोवेल सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं एक नोवेल, प्रोफेसर्स डार्क ऑब्सेशन फॉर हर, पार्ट 12, चैप्टर 116। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? शौर्य एक ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ था, अपने पैरों को नीचे लटका कर और अपनी सोच में गुम था। तभी कोई आदमी उसके कंधे पर हाथ रखता है। वह पीछे मुड़कर देखता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह सुनते ही वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, अब मेरा प्यारा भांजा यहाँ पर अकेले बैठा है, सरफिरे आशिक की तरह आशिकी में चूर होकर, तो मामू को तो आना ही था ना। ये सुनकर वह गहरी सांस लेकर कहता है, मामू आपको यहाँ से जाना चाहिए, मुझे अभी बहुत काम है। ये सुनकर वह हंसते हुए कहते हैं, और वह जरूरी काम क्या है? मुझसे भी ज्यादा जरूरी है। शौर्य कहता है, आपसे भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए जाइए यहाँ से। ये सुनकर वह मुंह बनाकर कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे हट कर रहे हो? तुम्हें मुझे ऐसे हट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर शौर्य अपनी गहरी आवाज में कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूं कि आप यहां से जाइए, अभी मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये सुनकर मामू कहते हैं, बेटा अकेला तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें तो मेरे साथ ही रहना है, अकेला मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। वह मुस्कुराता है और कहता है, चलो अभी घूमने चलते हैं, मुझे तुम्हारे साथ घूमने जाने का मन कर रहा है। ये सुनकर शौर्य कहता है, मामू शायद आपको शादी कर लेनी चाहिए। मामू मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है ना, मुझे हर रोज दाल रोटी नहीं चाहिए, मुझे हर रोज बिरयानी चाहिए। नया नया ट्राई करने का शौक है। और जहां तक बच्चे की बात है, तू है ना मेरा बेटा, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, तू ही मेरी औलाद है। ये बोलकर वह मुस्कुराते हैं और उनके ऐसी बातें सुनकर शौर्य कहता है, पर मेरे पास तो मम्मी पापा हैं, आपको शादी करके अपनी फैमिली बनानी चाहिए। ये सुनकर वह मुस्कुराता है और कहता है, देखो बेटा, मैंने बोला ना, मुझे नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए, मेरे पास तुम हो और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वह मुस्कुराते हैं और उनकी बातें सुनकर शौर्य कहता है, अभी आपको जाना चाहिए और मुझे अकेला छोड़ना चाहिए। ये सुनकर मामू उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, मैं मेरे बच्चे को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। ये सुनकर शौर्य मुंह बनाकर कहता है, आप बस मुझसे 7 साल बड़े हो, बस 7 साल। वह हंसते हुए कहते हैं, तो क्या हुआ, बड़ा तो हूं ना। शौर्य कहता है, पर सिर्फ 7 साल, मैक्सिमम 1012 साल का डिफरेंस होना चाहिए, पर आप सिर्फ 7 साल बड़े हो। ये सुनकर वह हंसते हुए कहते हैं, क्या करूं, जब दीदी की शादी हुई थी मैं बस 6 साल का था, अगले साल तू आ गया, इस वजह से ऐसा हो गया। वैसे भी मेरे पापा काफी रोमांटिक थे, इसलिए हमारे खानदान में ये सब चलता है बहुत ज्यादा। तुझे भी हमारे खानदान से ही यह सब विरासत में मिला है। मुझे पता है तू कितना ज्यादा रोमांटिक है, शादी भी कर लिया है तूने, बहुत जल्दी मुझे पोता पोती मिलने वाले हैं। ये सुनकर वह मुस्कुराने लगते हैं और उसे मुस्कुराता देखकर शौर्य मुंह बनाकर कहता है, मामू प्लीज आप मुझे परेशान करना बंद करिए, अब आप मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। ये बोलकर वह गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। मामू हंसते हुए कहते हैं, कहाँ मैं मेरे प्यारे शौर्य को परेशान कर सकता हूँ, मैं तो तुझसे कितना प्यार करता हूँ। वैसे देखो वह कितनी खूबसूरत लड़की जा रही है, मन कर रहा है जाकर उसे दावत दूं। ये सुनकर शौर्य उस लड़की को देखता है और कहता है, अगर सही वक्त पर आपकी शादी हुई होती तो आज आपके पास एक बेटी होती जो उस लड़की जैसी होती। आपको सही वक्त पर शादी कर लेनी चाहिए थी। ये सुनकर मामू मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे काम करना चाहिए, मुझे उससे शादी करके बेटी पैदा कर लेनी चाहिए। ये सुनकर शौर्य कुछ नहीं कहता,
उसे पता है कि वह कुछ भी कहे इस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। ये तो वही करेगा जो ये करना चाहता है। ये सोचकर वह एक गहरी सांस लेता है और कहता है, प्लीज मुझे अभी अकेला छोड़ दीजिए। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। ये सुनकर मामू कहते हैं, तो क्या करने का मन है तुम्हारा, जरा मुझे बताओ। ये सुनकर शौर्य कहता है, मामू कुछ भी नहीं करना है मुझे। आप क्यों नहीं समझते, आप अभी जाइए यहाँ से। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर मामू मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पर ये तो बता तुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। अच्छा न लगने की वजह तो होगी ना कोई, वही बता दे क्यों तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जरा हम भी तो जाने। ये सुनकर शौर्य कहता है, मामू हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। अभी आप जाए क्योंकि मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तुझे उस लड़की के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, त्रिशा के लिए। अगर तू चाहे तो मैं अभी उसे उठाकर लेकर आऊं तुम्हारे लिए। ये बोलकर वह मुस्कुराते हैं। उन्हें ऐसे मुस्कुराते देख शौर्य कहता है, मामू प्लीज जाइए यहाँ से। मुझे परेशान मत कीजिए। मुझे बहुत काम है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहकर शौर्य उठकर जाने लगता है और मामू उसका पीछा करने लगते हैं। उन्हें तो काफी मजा आ रहा है शौर्य को परेशान करने में, पर शौर्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। उसे तो बस कुछ भी करके यहाँ से जाना था। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी हालत देखकर मामू को बुरा भी लग रहा है और अच्छा भी न जाने क्यों। चैप्टर 117 आज रात में इससे ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। ब्रिज के पास मामा और भांजा दोनों पैर लटका कर बैठे हुए थे। तभी अचानक मामा पीछे मुड़कर देखते हैं और उन्हें बाइक पर जाती हुई एक लड़की दिखती है। वह एक्साइटेड होकर कहते हैं, ये लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है। आज रात में इसे ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। ये सुनकर शौर्य कहता है, मामा ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वह तो आपसे काफी छोटी है। ये सुनकर मामा हंसते हुए कहते हैं, अरे भांजे मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्यार की उम्र नहीं होती। और यहाँ तो मेरा एक रात का ही प्यार है। वैसे भी क्या ही हो जाएगा। ये बोलकर वह मुस्कुराते हुए ऑडियो को देखते हैं। शौर्य कहता है, मामा आप अभी यहाँ से जाएंगे। मेरा बात करने का मन नहीं है। मुझे अभी जाना है। वह गले लगाते हुए कहते हैं, अपने मामू को छोड़कर कहाँ जा रहा है बच्चा, अपने मामू को छोड़कर मत जा। मामा तुझे कितना प्यार करते हैं और तुम मामू को छोड़कर जा रहे हो। ये तो बहुत ज्यादा गलत है। तुझे मामू को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर मामा मुस्कुराते हैं। शौर्य कहता है, मुझे अभी घर जाना है। ये बोलकर वह जाने लगता है। तभी अचानक वह लड़की उनके सामने आ जाती है। ये लड़की और कोई नहीं आरोही थी। आरोही गुस्से से कहती है, तुम अभी भी बहुत गलत कर रहे हो त्रिशा के साथ। सच्चा प्यार ऐसे नहीं मिलता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ये लफंगा बुढ़ा यहाँ पर। ये बोलकर वह गुस्से से मामा को देखती है और कहती है, शायद उस दिन की मार याद नहीं है। ये सुनकर मामा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारे हाथ से मार खाना भी अच्छा लगता है और मीठा लगता है, खाने में मजा आता है। ये सुनकर आरोही गुस्से से कहती है, अपनी बकवास बंद करो और अगर तुमने ऐसा कुछ फिर से कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला। ये बोलकर वह गुस्से से अपनी लाल आंखों से मामा को देखती है। मामा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे अरे तुम तो नाराज हो गई क्या, नाराज होकर क्या ही मिलेगा। ये बोलकर मामा उससे पकड़ लेते हैं और गले लगाकर कहते हैं, तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। आरोही उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देती है और चिल्लाकर कहती है, दूर रहो मुझसे। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला। ये बोलकर वह गुस्से से मामा को धक्का दे देती है। मामा हंसते हुए कहते हैं, अरे तुम तो इतनी ज्यादा नाराज हो गई। तुम्हें मुझसे इतना नाराज नहीं होना चाहिए।
नाराजगी का क्या ही फायदा, ये बोलकर वह हंसने लगते हैं। आरोही को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और उसका मन कर रहा है कि वह इस आदमी को मार डाले, पर वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि सामने जो लड़का खड़ा था वह बहुत खतरनाक है। शायद वह दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए आरोही गुस्से से उन्हें धोखा देकर अपनी बाइक लेकर वहां से भाग जाती है। उसे भागते हुए देखकर मामा मुंह बनाकर कहते हैं, अरे इतनी खूबसूरत लड़की भाग गई। सोचा था आज रात इसके साथ एंजॉय करूंगा, पर ये तो चली गई। ये सुनकर शौर्य कहता है, वह रहेगी भी नहीं। वह टाइप की लड़की है ही नहीं जैसा आप अपनी बिस्तर पर चाहते हो। ये बोलकर वह मुस्कुराते हैं। शौर्य के पास जाकर मामा का हाथ पकड़ते हैं और वह इरिटेशन महसूस कर रहे हैं, पर वह क्या कर सकते हैं। अगले दिन शॉपिंग मॉल में त्रिशा शॉपिंग करने आई थी अपनी मम्मी पापा के साथ। नंदिनी एक लहंगा दिखाते हुए कहती है, ये देखो ये लहंगा कितना खूबसूरत है, तुम पर काफी अच्छा लगने वाला है। पर त्रिशा का ध्यान कहीं और था। वह तो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसे याद आ रहा था कि कल रात उसने कितना ज्यादा दर्द सहा था। अभी भी वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। उसे अपनी लोअर बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। वह ये सब सोच रही थी तभी तपिश कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो बेटा, बताओ हमें। ये सुनकर वह कहती है, नहीं पापा कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस मुझे भूख लगी है, मैंने नाश्ता ठीक से नहीं किया। ये सुनकर तपिश कहते हैं, तो फिर चलो बेटा हम नाश्ता कर लेते हैं एक साथ, फिर से हम लोगों ने भी अच्छे से नाश्ता नहीं किया। ये सुनकर त्रिशा कहती है, हाँ पापा चलती हूँ, पर पहले मुझे वॉशरूम जाना है। ये बोलकर वह वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वॉशरूम पहुंचकर वह वॉशरूम जाती है और थोड़ी देर बाद अपना हाथ धोकर बाहर आती है। अचानक कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वह डर से आंखें बंद कर लेती है। जब वह सामने देखती है तो सामने वह मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसे देख वह घबरा जाती है और कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वह हंसते हुए कहता है, तुम बताओ ना देखने की वजह, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, पर मुझे तुमसे नहीं मिलना, न तो तुमसे बात करनी है। दूर रहो, मुझे मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। ये सुनकर वह हंसते हुए कहता है, भला मैं ये किस खुशी में करूं, मुझे तुम्हारे करीब आना है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं खुद को नहीं रोकने वाला हूं। ये बोलकर वह उसके गर्दन को चूमने लगता है। शौर्य को ऐसा करता देखकर वह सामने देखती है। वहां एक और इंसान खड़ा था जिसे देखकर वह और भी ज्यादा घबरा जाती है। वह शौर्य को दूर धक्का देने की कोशिश करती है, पर शौर्य उसका हाथ पकड़कर ऊपर कर लेता है और गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरी हो। बोलकर शौर्य मुस्कुराते हुए पीछे वाले आदमी को देखता है और फिर जानबूझकर त्रिशा के और करीब आ जाता है। चैप्टर 118 यह मेरी बीवी है, तुम्हें ऐसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं आना चाहिए। शॉपिंग मॉल वॉशरूम के पास वह दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए खड़े थे और उनके पीछे कुछ ही दूरी पर अद्विक खड़ा था। उसने गुस्से से त्रिशा को देखा और कहा, तुम इसके साथ क्या कर रही हो, तुम मेरी होने वाली बीवी हो तो इसके साथ क्या कर रही हो। ये सुनकर त्रिशा चुप रही। असल में शौर्य उसे बीच में ही रोकते हुए उसके होठों को चूमकर उसके दोनों पैरों को अपने कमर से लपेट लेता है। फिर उसकी कमर को पकड़कर उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन को चूमता है। फिर गुस्से से पीछे मुड़कर उसने अद्विक को देखा और कहा, क्या तुम्हें दिखा नहीं, हम दोनों यहाँ पर बिजी हैं। जाओ यहाँ से, यह मेरी बीवी है, तुम्हें ऐसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं आना चाहिए। ये सुनकर अद्विक उसके पास आकर उसका कॉलर पकड़कर उसे त्रिशा से दूर करता है और कहता है, यह मेरी बीवी है, तुम इससे दूर रहो।
ये सुनकर शौर्य उसका गला पकड़ लेता है और दांत पीसकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा जान से। उसने इतना कहा ही था कि तृषा उसे पीछे से गले लगा लेती है और अचानक वह शांत हो जाता है। तृषा रोते हुए कहती है, नहीं इसे छोड़ दो, जाने दो, मैं चल रही हूं तुम्हारे साथ। ये सुनकर अद्वैत गुस्से से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मना कर रही हो, तुम इसके साथ चली जाओगी, तुम सिर्फ मेरी हो। ये बोलकर वह तृषा को अपनी तरफ खींच लेता है, पर तृषा का दूसरा हाथ शौर्य ने पकड़ रखा था। तृषा उन दोनों के बीच में थी। तृषा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किसके पास जाए। ये दोनों ही जैसे पागल हो चुके हैं। उसे समझ भी नहीं आ रहा था वह करे तो क्या करे। पर उसे इतना जरूर पता था कि शौर्य ज्यादा खतरनाक है। उसे अभी शौर्य को संभालना चाहिए। ये सोचकर वह शौर्य के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सॉरी। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराता है और अद्वैत को देखकर कहता है, देखा तुमने सुन लिया, अब जाओ यहां से। ये बोलकर वह मुस्कुराने लगता है और फिर तृषा को फिर से अपनी बाहों में उठा लेता है और उसके होठों को चूमने लगता है। अद्वैत गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। तृषा उसे जाते हुए देखकर एक गहरी सांस लेती है और अचानक उसे कुछ महसूस होता है। वह शौर्य को देखते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम, यह वॉशरूम है, कोई आ जाएगा। ये सुनकर शौर्य उसकी गर्दन को चूमते हुए कहता है, नहीं कोई नहीं आने वाला है यहाँ पर, तुम बस मुझे फुल करो। ये बोलकर वह उसके कपड़ों को थोड़ा अलग कर देता है और अगले ही पल तृषा के मुंह से एक हल्की चीख निकल जाती है। वह अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर गहरी गहरी सांस लेते हुए महसूस करने लगती है। उसे पता है यह नहीं छोड़ने वाला है। यह एक नंबर का जानवर है। इसके अंदर दिल नाम की कोई चीज नहीं है। ये कुछ भी कर सकता है। ये सोचकर वह खुद को ढीला छोड़ देती है। तकरीबन 1 घंटे बाद शौर्य उसे छोड़ता है और अपनी जेब से रुमाल निकालकर पहले अपना पसीना साफ करता है। फिर उसके करीब आकर उस रुमाल से उसके पसीने को साफ करता है और उसके सिर को चूमता है और कहता है, मैंने काफी एंजॉय किया। ये सुनकर तृषा गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेती है। उसे पता है वह कुछ भी कर लेगी, यह नहीं छोड़ने वाला है। इसे तो बस यही करना है जो ये करना चाहता है। ये सोचकर वह चुपचाप अपने सिर को नीचे झुकाकर अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है। उसे ऐसा करता देखकर शौर्य फिर से उसके कपड़ों को उतारने की कोशिश करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा, इतना आसान नहीं है। मुझे और चाहिए, मुझे और एंजॉय करना है। ये बोलकर वह मुस्कुराने लगता है। उसकी बातें सुनकर तृषा घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे छोड़ दो, जाने दो। ये बोलकर वह रोने लगती है। उसे रोता देखकर शौर्य कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलकर वह मुस्कुराते हुए उसके सिर को चूमता है, फिर उसके होठों को, और उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है। काफी घंटे बाद जब वह खुश हो जाता है वह वहां से चला जाता है, तृषा को ऐसी हालत में छोड़कर। वह नीचे घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। काफी देर तक रोने के बाद वह उठकर वॉशरूम चली जाती है और फ्रेश होकर बाहर आती है। वहां से निकल पड़ती है। उसके पास कोई जवाब नहीं था जो वह अपने मम्मी पापा को दे सके, पर कुछ न कुछ तो जवाब उसे ढूंढना ही था, वरना वह क्या बताती कि वह कहां पर थी, क्या कर रही थी। ये सोचकर वह अपनी नजरों को नीचे कर लेती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वह अपने मम्मी पापा से नजर मिलाए। उसने गलती कर दी थी और शौर्य को भी पता चल चुका था सब कुछ। फिर भी अद्वैत उससे शादी कर लेगा, ये बहुत बड़ी बात है। उसने उसे पाल खाया। उसे छोड़कर शौर्य को ही चुनाव करना, न जाने क्यों, न जाने क्या था उसके दिल में।
शायद वह शौर्य से प्यार ही करती है, पर शौर्य उससे प्यार नहीं करता। और शौर्य उसके प्यार के लायक नहीं है, बस नफरत के लायक है। पर वह चाहकर भी नफरत नहीं कर पा रही थी उसे, क्योंकि उसके साथ वह बचपन से रही है। उसका बचपन गुजरा है उसके साथ। वह इतनी आसानी से उसे कैसे भूल जाए। चैप्टर 119 कल तुम्हारी हल्दी है ना। 2 दिन बाद, रात का वक्त, त्रिशा अपने कमरे में बैठी हुई थी और बालकनी के पास बैठकर चांद को देख रही थी। उसे किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था, ना ही कुछ अच्छा लग रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी और दिल में अजीब सा खालीपन और बहुत सारा बोझ और दर्द महसूस हो रहा था। वह किसी ऐसे इंसान से जुड़ी जा रही थी जिसे उसके बारे में सब पता था। यहाँ तक कि उसने उसे शौर्य के साथ भी देख लिया था, फिर भी वह उसे एक्सेप्ट कर रहा था। ये चीज वाकई में हैरानी वाली बात थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सोचकर वह अपने सिर पर हाथ रखती है और एक गहरी सांस लेती है। तभी अचानक उसका फोन बजता है। वह देखती है तो ये शौर्य का कॉल था। वह फोन उठा लेती है। शौर्य कहता है, कल तुम्हारी हल्दी है ना। वह धीमी आवाज में जवाब देती है, हाँ मेरी हल्दी है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, फिर तो तैयार हो जाओ। कल हमारी हल्दी होने वाली है। हल्दी तो तुम्हें मेरा ही लगेगा मेरे प्यार का। मैं देखता हूँ तुम कैसे उसकी हो जाती हो। मैं तुम्हें किसी और का होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी हो। तुम्हारे बदन के हर कतरे में बस मेरा नाम है और किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारी हर चीज पर मेरा नाम है और किसी का नहीं। तो कोशिश भी मत करना किसी और का होने की। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। मैं सबको मार डालूंगा, तबाह कर दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर त्रिशा अपने सिर पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। क्योंकि उसे पता था कि यह आदमी नहीं सुधरने वाला। उसे वही करना था जो ये करना चाहता था। यह इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। ये सोचकर वह बेचैन होकर मन ही मन सोचती है, ना जाने यह ऐसा क्यों कर रहा है। इसे क्या मिलेगा, ये सब करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है इसे। फिर भी यह जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इसे तो बस मेरे बदन से प्यार है, इसे तो बस मेरा शरीर चाहिए और क्या। ये सोचकर वह बालकनी के पास जाकर चांद को देखती है। तभी उसे अपनी कमर पर कुछ महसूस होता है, किसी के गर्म हाथ। वह पीछे मुड़कर देखती है तो शौर्य था। वह हैरानी से कहती है, तुम यहाँ कब आए? वह मुस्कुराते हुए कहता है, बस अभी आया। तुमसे मिलने का मन कर रहा था बहुत ज्यादा, इसलिए आ गया। अपने दिल की बेचैनी को मिटाने तुम्हें देखने आ गया। वैसे भी यह मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है तुम्हारे पास आना। मैं तो आराम से आ गया हूं तुम्हारे पास। ये कहकर वह हंसता है और फिर उसके कंधे को चूम लेता है और कहता है, याद रखना तुम मेरी हो। ये सुनकर त्रिशा बेचैन होकर कहती है, हाँ मुझे याद है। मैं तुम्हारी हूं, अच्छे से याद है मुझे। ये सुनकर शौर्य हंसता है और कहता है, चलो अच्छा है कि तुम्हें याद है। अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो मैं तुम्हें याद दिला देता कि तुम किसकी हो। ये कहकर वह उसके होठों पर उंगली रखता है और फिर उसकी गर्दन को चूमते हुए उसकी कमर पकड़कर उसे बिस्तर के पास ले जाता है। त्रिशा ये सब महसूस करके चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं अभी नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। इसके लिए तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराता है और कहता है, तुम बस मेरा जिद हो, जुनून हो, मेरा सब कुछ हो। ना चाहते हुए भी तुम मेरे लिए इतना कुछ बन गई हो कि तुम सोच भी नहीं सकती। ये कहकर वह उसके करीब आ जाता है और फिर उसकी गर्दन को चूमता है। उसके बाद वह त्रिशा को अपने ऊपर कर लेता है और कहता है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हें पागलपन की हद तक प्यार करूं, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। शौर्य की बेचैनी से भरी बातें सुनकर त्रिशा को बहुत अजीब लग रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा है। कुछ तो हुआ है तभी उसने ऐसा कहा होगा। ये सोचकर वह अपनी आंसू भरी आंखों से शौर्य को देखती है। शौर्य मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और तुम आंसू बहा रही हो, इतना भी क्या है आंसू बहाने वाला, खुश हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वह मुस्कुराता है और फिर उसके आंसू साफ करके उसके सिर को चूमता है, फिर उसकी गर्दन और फिर उसके होठों को चूमने लगता है। धीरे धीरे वह उसके पूरे शरीर को पागलों की तरह चूमने लगता है, हर जगह। काफी देर तक ऐसा करने के बाद वह तृषा के बहुत करीब आ जाता है और फिर उसके साथ फिजिकल हो जाता है। तृषा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी शादी किसी और से होने वाली थी और यह आदमी उसके साथ यह सब कर रहा था। ये सोचकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे खुद से नफरत हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसके कैरेक्टर पर सवाल उठ सकते हैं। शादी किसी और से और यह सब किसी और के साथ। ये सोचते हुए वह शौर्य को देखती है। शौर्य उसके होठों पर उंगली रखकर कहता है, कुछ मत कहो। खुद को कैरेक्टरलेस साबित करने की जरूरत नहीं है, जो तुम हो ही नहीं। तुम बस मेरी हो, इतना तुम जान लो। चैप्टर 120 देख कितना खूबसूरत है ना। तृषा अपने कमरे में बैठी हुई थी तभी नंदिनी और दक्षिता अंदर आती हैं। उनके हाथों में हल्दी के कपड़े और गहने थे। उन्हें देखकर तृषा कहती है, मम्मी यह क्या है? ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा ये तेरे हल्दी के कपड़े हैं, हम तुझे सजाने आए हैं। ये बोलकर वह गहरी सांस लेती है और कहती है, मम्मी नहीं, अभी मुझे नहीं पहनना, ये सब अभी मैं नहीं जाना चाहती हूँ। ये सुनकर नंदिनी हैरान हो जाती है और कहती है, ये कैसी बात कह रही है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। ये बोलकर वह उसे देखती है और तृषा उठकर खड़ी हो जाती है। वह कहती है, नहीं मम्मी, अभी मुझे आराम करना है। अगले ही पल दक्षिता उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, कैसी बात कर रही हो, चलो तैयार हो जाओ। ये बोलकर वह उसे बैठा देती है और हल्दी का लहंगा दिखाते हुए कहती है, देख कितना खूबसूरत है ना, यह मैंने डिजाइन किया है तेरे लिए। ये सुनकर तृषा कहती है, पर मुझे अभी नहीं तैयार होना। नंदिनी हंसते हुए कहती है, 2 थप्पड़ लगाऊंगी अगर तैयार नहीं हुई तो, पागल लड़की कहीं की। जब देखो तब शुरू हो जाती है। शादी की उम्र हो चुकी है तेरी और शादी नहीं करनी है, अब क्या बुढ़ी हो जाएगी तब शादी करेगी। ये सुनकर तृषा मुंह बना लेती है और कहती है, बस 25 साल की ही तो हूं। ये सुनकर दक्षिता हंसते हुए कहती है, हाँ यही शादी के लिए परफेक्ट उम्र होती है, इसलिए अभी करना चाहिए। ये बोलते हुए वह उसके दुपट्टे को दूर हटा देती है और कहती है, चल इसे जल्दी से जाकर पहन ले। ये सुनकर तृषा एक गहरी सांस लेती है और जाकर लहंगा पहनकर आती है। वह लहंगा पीले रंग का था, बहुत ही ज्यादा सुंदर और ब्लाउज स्लीवलेस था। उसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत था। लहंगे में वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि नंदिनी और दक्षिता उसकी नजरें उतारती हैं और कहती हैं, बिल्कुल अप्सरा लग रही है मेरी बच्ची। उन दोनों की बातें सुनकर तृषा चाहते हुए भी अपने गाल लाल कर लेती है। फिर दक्षिता और नंदिनी उसे ड्रेसिंग टेबल के पास लेकर जाते हैं। नंदिनी उसके बालों को संवारते हुए कहती है, तुझे पता है मेरा सपना था तुझे अपने हाथों से तेरी शादी में सजाना और यह सपना मेरा पूरा हो रहा है। ये सुनकर तृषा अपनी आंखों को नीचे कर लेती है और कहती है, मम्मी कोई बात नहीं, अभी आप अपने सपना पूरा कर लो। ये बोलकर वह अपनी नम हुई आंखों से आईने में खुद को देखती है और फिर रुमाल लेकर अपने आंसू साफ करती है। वह कहती है, अच्छा मम्मी एक बात कहूँ, वह आदमी क्यों मुझसे शादी करना चाहता है, उसे तो मेरे बारे में सब पता है। कौन कहेगा ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा। ये सुनकर नंदिनी कहती है, ये बात उसकी नहीं है, बात है लॉयल्टी की, अच्छाई और बुराई की।
उसे अच्छे से पता है कि उसे लाइफ में क्या करना है। उसे चाहिए जो पूरी लाइफ उसका हाथ थाम कर चले, उसे कभी ना छोड़े, पूरी तरह से उसके लिए लॉयल रहे। इसलिए वह तुझसे शादी कर रहा है। और उसे इन सब चीजों से मतलब नहीं है। अगर होता तो वह कभी शादी के लिए हाँ बोलता ही नहीं। वह शादी करता ही नहीं क्योंकि उसके पास लड़कियों की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। और तुझे खुश होना चाहिए, अद्विक जैसा अच्छा पति तुझे मिलने वाला है। ये सुनकर तृषा कहती है, पर मम्मी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत खाली सा महसूस हो रहा है अपने दिल में। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। ये बोलते हुए वह रोने लगती है। उसे रोता देखकर नंदिनी उसके करीब आकर उसके गाल को थपते हुए कहती है, बेटा ऐसा नहीं बोलते। ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे पता है तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पर एक बार शादी हो जाए और धीरे धीरे तुम दोनों में सब कुछ सही हो जाएगा। और एक बच्चा होने के बाद और भी सब कुछ सही हो जाएगा। ये सुनकर तृषा अपने आंसू भरी आंखों से अपनी मम्मी को देखती है और कहती है, अगर आप ऐसा बोल रही हो तो ठीक है, मैं तैयार हूं। पर मैं इतनी तकलीफ नहीं सहन कर पा रही हूं। अगर वही तकलीफ मुझे अद्विक दे शादी के बाद। भले ही वह शादी से पहले कुछ नहीं कह रहा, पर शादी के बाद क्या गारंटी है कि वह कुछ नहीं करेगा। वैसे भी वह शौर्य जैसा ही मुझे लगता है। ये सुनकर उसकी मम्मी कहती है, ऐसा नहीं है, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। वह बहुत अच्छा है। मैंने उससे बात की है। थोड़ा सा गुस्सैल है, अखरू है, पर वह अच्छा है। दिल का साफ है। ये सुनकर तृषा कहती है, पर आपको एक ही बार में बात करके कैसे समझ आ गया कि वह दिल का साफ है, अच्छा है? आप ऐसा कैसे बता सकती हो? ये सुनकर नंदिनी कहती है, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तुझे बस शादी करनी है उससे, और अब ज्यादा बात मत कर। ये बोलकर वह उसे फूलों वाला मांग टीका पहनाती है और फिर पीले गुलाब वाला हार पहनाती है। हाथों में भी फूलों वाली चूड़ियां पहनाती है और कानों में फूलों वाले झुमके। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद हल्का मेकअप किया जाता है। उसमें ही वह अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। कोई लड़का देखे तो बस पागल हो जाए। तभी कमरे के अंदर संध्या आ जाती है, दक्षिता की बेटी, और कहती है, मम्मी मुझे भी शादी करना है, मुझे भी हल्दी लगाओ। उसकी बात सुनकर दक्षिता हंसते हुए कहती है, बेटा ऐसा नहीं होता। कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो, तुम्हारी शादी इतनी जल्दी हम नहीं करवाएंगे। तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारी शादी हम इतनी जल्दी करवाएंगे? तुम हमारी प्यारी छोटी सी गुड़िया हो और हम हमारी गुड़िया की इतनी जल्दी शादी नहीं करवाने वाले हैं। ये सुनकर संध्या मुंह बना लेती है और कहती है, आपको करवानी चाहिए मेरी शादी जल्दी। ये सुनकर नंदिनी हंसते हुए कहती है, चलो दोनों बहनों की एक साथ डोली उठा देते हैं। ये सुनकर संध्या खुश होते हुए कहती है, वही तो कह रही हूं, मेरी भी शादी करवा दो। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। वैसे भी यह शादी कितनी ज्यादा अमेजिंग है, मेरे पास भी अपना पर्सनल नौकर होगा। ये सुनकर दक्षिता हंसते हुए कहती है, पर वह तो है। ये सुनकर संध्या का गुस्सा बढ़ जाता है और वो कहती है, वह पति पर्सनल वाला होता है। मैंने देखा है पापा कैसे मम्मी की सारी बात मानते हैं, सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, जहां चाहे घुमाने ले जाते हैं। ये सुनकर नंदिनी अपना सिर पीट लेती है और कहती है, इस बेवकूफ को पता भी नहीं है ये कैसी बात कर रही है, अभी तुम बहुत छोटी हो। वह सब हंसी मजाक कर रहे थे, पर तृषा का ध्यान तो कुछ और ही जगह पर अटका हुआ है। वह करे तो क्या करे, क्या वह तैयार हो जाए या नहीं? अभी भी वक्त है, यहाँ से भाग सकती है, पर अगर वह भाग गई तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। यह उसके मम्मी पापा के लिए एक धोखा होगा और उसकी मम्मी पापा उससे नफरत करेंगे, जो कि वह बर्दाश्त नहीं कर सकती है।
ये सोचकर वह अपनी मम्मी को देखते हैं और फिर एक गहरी सांस लेकर कहती हैं, क्या कुछ देर के लिए मैं अकेले रह सकती हूँ, अभी हल्दी में टाइम है। ये सुनकर उसकी मम्मी कहती है, हाँ बेटा, अभी तू थोड़ी देर अकेले रह, हम बाहर तैयारी करके आते हैं। ये सुनकर वह कहती है, ठीक है मम्मी। ये बोलकर वह बिस्तर पर बैठ जाती है और अपना फोन हाथ में ले लेती है। दक्षिता, संध्या और नंदिनी तीनों ही बाहर चले जाते हैं। बाहर बहुत ही खूबसूरती से पूरे घर को सजाया गया है और फैमिली वाले और सारे मेहमान भी आ चुके थे। सभी काफी खुश थे और हल्दियों की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ शौर्य अजीब तरीके से अपने सामने समुद्र को देख रहा था, जैसे कि समुद्र को देखकर उसकी गहराई नापने की कोशिश कर रहा है। समुद्र में जैसे लहरें आ रही थीं और जा रही थीं, वैसे ही उसके दिल में अजीब सा हलचल हो रहा था। वह अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और मन में कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने की कोशिश की। यह शादी तो मैं नहीं होने दूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूं। तुम सोच भी नहीं सकती। मैं वह करने वाला हूं। ये बोलकर वह मुस्कुराता है और फिर समुद्र को देखने लगता है। उसे बड़े से समुद्र को, जैसे कि उसने को जाना चाहता है। तभी उसके पीछे से उसके मामू निकलकर उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, मेरा प्यारा बेबी भांजा क्या सोच रहा है, जरा मामू को भी बताओ। ये सुनकर वह कहता है, मामू प्लीज अभी तो मुझे अकेला छोड़ दो। जब से आए हो मेरे पीछे पड़े हो। ये सुनकर वह कहते हैं, क्या करूं, तू ही तो मेरी औलाद है, सब कुछ है। तेरे साथ ही तो रहूंगा। इतने दिनों तक तेरे से दूर रहा। तुझे पता है मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ हुई थी, पर अब तू मेरे साथ है इसलिए मैं काफी ज्यादा खुश हूं। ये बोलकर वह मुस्कुराते हैं और उन्हें ऐसा करता देखकर वह कहता है, मामू प्लीज अभी नहीं। अभी जाओ यहां से और मुझे अकेला छोड़ दो। मामू उसकी बात सुनकर कहते हैं, तुझे तो बच्चा अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। वैसे भी तू मेरा इतना प्यारा छोटा सा भांजा है और कह रहा है कि मैं तुझसे दूर रहूं। मैं तुमसे दूर नहीं रहने वाला हूं। वैसे भी तेरी शादी भी तो करवानी है। तेरी शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं। कल ही तेरी शादी है। तू बता, तू क्या भगा ले नहीं जाएगा? तू उसे भगा ले, किडनैप कर ले, उठा ले और शादी कर ले। ये सुनकर वह कहता है, उसकी और मेरी पहले ही शादी हो चुकी है, वह भी लीगली। ये सुनकर मामू कहते हैं, तब तो वह लड़की गलत कर रही है। उसे तुम्हें उठा लेना चाहिए या फिर सबके सामने बताना चाहिए कि वह तुम्हारी बीवी है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम उसके पास जाओ और बताओ सबको कि वो तुम्हारी बीवी है और तुम अपनी बीवी को ऐसे किसी और का नहीं होने दे सकते हो। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें बोलना है तभी कुछ होगा। ये सुनकर वह कहता है, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए मामू। आप इतना फिक्र मत करिए, क्योंकि शौर्य रावत कोई नॉर्मल आदमी तो है नहीं कि वह कुछ नहीं कर सकता है। ये बोलते हुए वह अपनी लाल आंखों से बड़े से समुद्र को देखने लगता है। मामू उसकी आंखों में ये गुस्सा और जिद देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वाह मेरे शेर, तेरी आंखों में गुस्सा और जिद देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मुझे पता है तू अच्छे से सब कुछ कर लेगा। तेरे लिए यह बड़ी बात नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है। ये बोलकर मामू उसे गले लगा लेते हैं। तो वह गुस्से से कहता है, मामू बस करिए, इतना ज्यादा चिपकना बंद करिए। ये सुनकर मामू हंसते हुए कहते हैं, क्या करूं, तेरी स्किन इतनी मक्खन जैसी है, किसी लड़की की स्किन से भी ज्यादा सॉफ्ट है। ज्यादा अच्छा है, अगर तू लड़की होता तो कितनी ज्यादा खूबसूरत होती। मैं ही तो तुझसे शादी कर लेता। ये बोलकर मामू उसके गाल को चूम लेते हैं और वह गुस्से से कहता है, मैं नहीं करता। मुझे लड़की वड़की नहीं बनना है। ये सुनकर वह कहते हैं, अरे मेरे प्यारे भांजे को गुस्सा आ गया मेरा बच्चा। ये सुनकर वह कहता है, मामू बस करिए, छोड़िए।
ये बोलकर वह गाड़ी की तरफ जाने लगता है। मामू भी अपने हाथों को पीछे फोल्ड करके उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। वह कहता है, मामू आप अपने गाड़ी में जा सकते हो। आप मेरा पीछा करना बंद करो। मुझे एक जगह पर जरूरी काम करने जाना है। ये सुनकर मामू कहते हैं, और कौन सी वह जरूरी जगह है, जरा मुझे भी एक्सप्लेन कर। अगर तू एक्सप्लेन नहीं करेगा तो मैं तेरे पीछे पीछे ही आऊंगा। ये सुनकर वह कहता है, मुझे त्रिशा के पास जाना है। उसे बताने की वह किसकी है। ये सुनकर मामू उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं, शाबाश मेरा बच्चा, मुझे पता है तू ये कर लेगा। तेरे लिए यह मुश्किल नहीं है, तू ऐसा कर सकता है चाहे तो। ये बोलकर मामू से गले लगा लेते हैं और कहते हैं, तुझे पता है मैं भी तेरी तरह ही था बिल्कुल। ये सुनकर वह एक पल के लिए रुक जाता है और कहता है, मतलब? ये सुनकर मामू कहते हैं, कुछ नहीं है। और वह कहते हैं, बस इतिहास को दोहराने मत देना। अच्छे से माफी मांग लेना उससे। वह तुझे माफ कर देगी और उसके बाद उसे और तकलीफ होने नहीं देना। वह तेरे साथ जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि मैंने उसके भी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है। वह तुमसे प्यार करती है। मामू की बात सुनकर वह कहता है, मुझे अच्छे से पता है वह मुझसे बहुत प्यार करती है। पर मैं नहीं करता हूँ, बस मेरा जुनून है वह। और मुझे वह चाहिए। वह नहीं मिलेगी तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। बस मुझे वह चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे पढ़कर ही रहूंगा और किसी और का नहीं होने दूंगा। इतना आसान नहीं है उसे मुझसे दूर होना। वह मुझसे दूर नहीं हो पाएगी, मैं उसे दूर होने ही नहीं दूंगा। ये बोलते हुए वह गुस्से से देखने लगता है मामू को, और मामू कहते हैं, तू बहुत ज्यादा आगे से हो रहा है। तुझे इतना एग्रेसिव नहीं होना है। तुझे शांत दिमाग से सोचना है और करना है, क्योंकि तेरा एक गलत कदम और वह तेरे लाइफ से दूर चली जाएगी, जो तू खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए तुझे गलत कदम नहीं लेने हैं, तुझे सही कदम लेना है, सही रास्ते पर चलना है। ये सुनकर शौर्य कहता है, शौर्य कभी गलत रास्ते में नहीं चलता। वह सही रास्ते में ही चलता है। ये बोलकर वह मामू को देखा है और फिर गाड़ी में बैठ जाता है। मामू कहते हैं, तुम मुझे नहीं लेकर जाओगे? वह कहता है, नहीं जाऊंगा आपको लेकर। अभी आप घर जाओ, मम्मी के पास जाओ। मम्मी कह रही थी मेरा भाई मुझसे नहीं मिला। मिल लो मम्मी से। ये बोलकर वह गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला जाता है और मामू अपने बाल को पीछे करके उसे देखते हैं। एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, और शायद उसके भी हाथ में कुछ ना आए। जो मेरे साथ हुआ, शादी उसके साथ भी वही होने वाला है। मैंने उसमें अपना अतीत देखा। चैप्टर 121। और तुम छोड़ो, मुझे जाने दो। सभी हल्दी के कामों में बिजी थे और हल्दी होने में थोड़ी देर बाकी है। इधर नंदिनी ने अपने हाथों से हल्दी पीसी थी। वह काफी ज्यादा खुश थी अपनी बेटी के लिए, और कुछ देर बाद भूल है कि यहाँ से भी हल्दी आने वाला है। इधर त्रिशा चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी और आईने में खुद को देख रही थी। दूसरी तरफ एक आदमी जो अपने चेहरे पर मास्क पहने अंदर आता है और फिर वह सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। तभी उसका ध्यान एक जगह पर जाता है। वहां पर एक टेबल है और टेबल में ढेर सारी पीले गुलाब के पंखुड़ी गिरी हुई थी और बीच में एक कटोरे में हल्दी रखा हुआ है। वह मुस्कुराता है और फिर जाकर उसे कटोरे में से हल्दी उठा लेता है और फिर अपने हाथों में खींच लेता है। उसके बाद वह सीढ़ियों के पास चला जाता है और ऊपर जाते हुए अपने गालों पर हल्दी लगा लेता है। अपने हाथों को पीछे फोल्ड करके सीढ़ियों से ऊपर उठ जाता है और एक कमरे के पास जाकर कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। फिर अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। अचानक कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है। त्रिशा परेशानी से आसपास देखने लगती है और कहती है, अरे ये क्या हुआ, लाइट ऑफ क्यों हो गया? इसे तो ऑफ नहीं होना चाहिए, मैंने तो जला कर रखा था। ये बोलकर वह कैंडल ढूंढने के लिए उठ जाती है।
अचानक उसकी कमर को पकड़ लेता है और उसे अपने कमर में कुछ महसूस होता है, गिला गिला सा, ठंडा सा। वह डर जाती है और एकदम से पीछे मुड़कर देखती है तो एक आदमी था। उसका हाथ उस आदमी के सीने पर है और वह आदमी अपनी गहरी आंखों से उसे ही देख रहा है। अगले ही पल वह आदमी अपने चेहरे से मास्क हटाता है और अपने गाल के पास अपना गाल लाकर उसके गाल और अपने गाल को एक दूसरे से टच करता है। वह डर के साथ गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, शौर्य तुम हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर मत आओ। मेरी शादी होने वाली है। मैं अब तुम्हारी नहीं रही और कभी तुम्हारी नहीं हो सकती हूँ। अब तुम मुझे भूल जाओ। ये सुनकर शौर्य उसके कान में कहता है, तुम्हें भूलना इतना आसान नहीं है और मैं भूल जाऊं इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। ये बोलकर वह उसके होठों को चूमता है और फिर उसे सीने से लगाकर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी हो और मेरी होकर रहोगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वह सब कुछ करूंगा, पर मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। तुम मुझसे बच नहीं सकती हो। मैं तुम्हें बचने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपना बनाकर छोड़ूंगा। ये बोलकर वह उसके करीब आकर उसके दुपट्टे को खींचकर साइड में फेंक देता है और उसे बिस्तर पर ले जाकर उसे गिरा देता है। उसके होठों को चूमते हुए कहता है, मैं बहुत बेचैन हूं, मुझे अपनी बेचैनी मिटानी है। उसकी बातें सुनकर तृषा गुस्से से कहती है, नहीं ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे, जाने दो। ये बोलकर वह छटपटाने लगती है, पर शौर्य उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसके सीने को चूमते हुए कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं। और वैसे भी मेरे नाम की हल्दी लग चुकी है तुमने, और अब कुछ भी फायदा नहीं है। तुम मेरी ही होगी। मैं तुम्हें किसी और का होने ही नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया है और इतना करीब आकर मैं तुम्हें जान नहीं दे सकता हूँ। ये बोलकर वह उसे चूमने लगता है। कुछ ही देर में पूरे कमरे में तृषा की सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगती है। तकरीबन 1 घंटे बाद शौर्य उसे छोड़ता है और उसे बाहों में लेकर लेते हुए कहता है, मुझे तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। इतना सब कुछ हो चुका है हमारे बीच में, फिर भी तुम्हें मुझसे दूर जाना है। ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, हाँ मुझे तुमसे दूर जाना है। मुझे तुम्हारे करीब नहीं आना है। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे करीब आना नहीं चाहती हूँ और तुम छोड़ो, मुझे जाने दो। ये बोलकर वह उसे दूर धक्का देने की कोशिश करती है, पर वह दूर जा ही नहीं रहा था। शौर्य बस अपनी गहरी आंखों से उसे देख रहा है। तृषा गुस्से से कहती है, अपनी हवस को मिटा लिया है, अब जाओ यहाँ से। शौर्य कहता है, मैं अपनी बेचैनी मिटाने आया हूँ, हवस नहीं। यह मेरी पहचान है। जो काम हो चुका है थोड़ा। ये बोलकर वह उसके पेट को टच करने लगता है, बहुत ही अजीब तरीके से, जैसे कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा है। उसे ऐसा करता देखकर तृषा कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे जाने दो। तृषा की बात सुनकर वह कहता है, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ। और मैं तुम्हें क्यों भला जाने दूं, मैं तुम्हें एकदम जाने नहीं देने वाला हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरी हो। मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती हो तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तृषा, तुम्हारे पास यह आखिरी मौका है, मेरी हो जाओ। सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारे परिवार को भी मार डालूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर तृषा गुस्से से कहती है, ये तो तुम्हें पहले ही करना चाहिए था ना, मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? मैंने नहीं बोला कि मुझे जिंदा छोड़ दो, तुम मुझे मार दो। मत छोड़ो मुझे जिंदा। मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं जिसमें दर्द, तकलीफ और सिर्फ हवस हो। क्योंकि मुझे सच्चा प्यार चाहिए, हवस नहीं चाहिए। ये सुनकर शौर्य उसके गाल पर हाथ रखता है और कहता है, ये हवस नहीं, ये प्यार ही तो है मेरा, जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। समझने की कोशिश करो मेरे प्यार को, पर तुम नहीं समझ रही हो मेरे प्यार को।
तुम्हें मेरे प्यार को समझना चाहिए। एक बार सोचो मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। मैं बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं दूर नहीं रह सकता हूँ तुमसे। मन करता है बस तुम्हारे साथ ही रहूं और तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊं और बस ऐसे ही तुम्हें प्यार करता रहूं। ये बोलकर शौर्य इसके करीब आ जाता है। फिर कुछ सोचकर वह उठकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ के हाथ को चूमता है और कहता है बैठो। ये सुनकर तृषा कहती है तुमने मुझे उठने लायक छोड़ा है। तुमने तो कसम खा ली थी कि मुझे बेड पर ही मार डालोगे। ऐसी तकलीफ की वजह से मैं तुमसे और दूर होना चाहती हूँ। ये सुनकर शौर्य कहता है इतना आसान नहीं है मुझसे दूर होना। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं हो सकती हो तृषा। क्योंकि तुम और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं चाहे कुछ भी कर ले हम दोनों। शौर्य ये बात ऐसे कर रहा है जैसे वह कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। तृषा अपने कपड़ों को सही करके कहती है मुझे वॉशरूम जाना है छोड़ो मुझे। मेरी हल्दी शुरू होने वाली है और मैं नहीं मानती तुम्हारे साथ शादी को। और ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम करने आए हो चले जाओ यहाँ से। वापस मत आना। ये बोलकर वह उसे दूर हटा देती है और कहती है अभी मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। ये बोलकर वह वॉशरूम चली जाती है और शौर्य एक गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है। वह वॉशरूम से निकलकर बाहर आती है। वह बाहर आ ही रही थी कि नंदिनी आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या हुआ बेटा तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। ये सुनकर वह कहती है नहीं मम्मी कुछ नहीं हुआ। मैं बस आराम कर रही थी अभी मैं ठीक हूँ। पर तुम्हारी हालत ऐसा कैसे हुआ। ये सुनकर वह कहती है वह मैं बिस्तर पर लेट गई थी इस वजह से मेरी हालत ऐसा हो चुका है। फिक्र मत करिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर वह कहती है सब ठीक है बेटा। चल अब तेरी हल्दी शुरू होने वाला है। दूल्हे के यहाँ से हल्दी आ चुका है। ये बोलकर वह तृषा को लेकर बाहर आ जाती है और फिर उसकी हल्दी शुरू हो जाती है। हालांकि तृषा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी इन सब में पर उसे यह करना था। वह नंदिनी के चेहरे पर खुशी देख पा रही है कि उसकी मम्मी कितनी ज्यादा खुश है उसके लिए। इसलिए वह अपने चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद उसकी हल्दी हो जाती है और फिर उसे कमरे में भेज दिया जाता है। वह कमरे में आकर बैठ जाती है और मन में सोचती है मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और कुछ दिनों से मुझे मेरी तबीयत भी सही नहीं महसूस हो रही है। ये बोलकर वह अपना पेट पकड़ लेती है। क्योंकि उसके पेट में अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। उसे लग रहा था ये शौर्य की वजह से हो रहा है। इसलिए वह गुस्से से कहती है जानवर कहीं का हर वक्त मुझे दर्द देता है। छोड़ के आता है प्यार करता है। मन तो करता है मैं उसे जान से मार डालूं। मैं उसे नहीं मार सकती हूँ मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। ये सोचकर वह उदास हो जाती है। तभी उसे उल्टी जैसा फील होता है और वह उठकर वॉशरूम चली जाती है। काफी देर तक उल्टी करने के बाद उसे अपनी तबीयत में थोड़ी सुधार महसूस होता है। और फिर वह एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में आकर बैठ जाती है और कहती है क्या हो रहा है शायद मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब इसे इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है यह इग्नोर करने वाली बात है ही नहीं। ये सोचते हुए वह अपने लहंगे को उतार देती है और एक नॉर्मल सलवार सूट पहन लेती है। फिर अपना बैग लेकर बाहर आ जाती है। देखती है कि उसकी मम्मी पापा सब वहां पर थे। वह उन्हें देखते हुए कहती है मम्मी पापा मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। तब पापा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तुम कैसी बात कर रही हो तुम कहाँ जाने वाली हो। तृषा उनकी बातें सुनकर कहती है पापा एक जरूरी काम है मेरा।
जो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं वही करने जा रही हूँ। फिक्र मत करिए, मैं आ जाऊंगी। ये सुनकर वह कहते हैं ठीक है, बॉडीगार्ड को लेकर जाना, अकेले नहीं। या फिर मैं चलता हूँ। ये सुनकर वह कहती है नहीं पापा, मैं अकेले जा सकती हूँ। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ। इतनी तो मेरे अंदर है हिम्मत। ये बोलकर वह खुद ही बाहर आ जाती है और फिर गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ती है अस्पताल के लिए। कुछ देर में वह अस्पताल पहुंच जाती है और फिर डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं आप अपने हस्बैंड को बुलाए। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है और कहती है क्या मतलब? ये सुनकर डॉक्टर कहता है आप प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है और कहती है पर यह कैसे हो सकता है और कितने मंथ का है? डॉक्टर कहते हैं 2 मंथ प्रेग्नेंट है आप। ये सुनकर वह अपना सर पीट लेती है और कहती है भगवान ये क्या हो रहा है, अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। सब उस शौर्य की वजह से हो रहा है। अब मैं क्या करूं? इधर डॉक्टर को उसे पर थोड़ा शक होता है और वह कहते हैं क्या मतलब आप शादीशुदा नहीं हैं? ये सुनकर वह कहती है नहीं मैं शादीशुदा हूँ। फिर कुछ ना कहकर वह वहां से चली आती है और फिर बाहर आकर सड़क के बीच बीच खड़ी हो जाती है। तभी बहुत जोरों से बिजली चमकता है और बारिश होने लगती है। इसे देखकर वह मन में कहती है भगवान काश कि ये दुनिया फट जाए और मैं नीचे समा जाऊं। या फिर दुनिया बर्बाद हो जाए, मैं भी बर्बाद हो जाऊं। यह क्या हो रहा है मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? क्या कभी मुझे सुकून नहीं मिलने वाला है जिंदगी में? क्या बस मुझे दर्द मिलने वाला है? इतना दर्द क्यों मैं इतना दर्द बर्दाश्त करूं? मुझे नहीं होता है। ये दर्द बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है जो कि मैं नहीं कर पाती। ये बोलकर वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है और गहरी सांस लेने लगती है। तभी अचानक बहुत जोर से बिजली चमकता है और अचानक उसके आंख में जैसे जुनून सा आ जाता है। वह मन में सोचती है अब बस बहुत हुआ। अब मैं अपने डिसीजन खुद लूंगी। अब मैं मां बनने वाली हूं और मुझे जिम्मेदार बनना है। अब मैं किसी के लिए रुकी नहीं रहूंगी। अब मैं जिम्मेदार बनूंगी। ये बहुत हुआ। ये बात बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हर कोई आकर मुझे तकलीफ देकर दर्द देकर चला जाएगा और मैं ये बर्दाश्त करूंगी। नहीं, मैं यह नहीं बर्दाश्त करूंगी। ये सोचकर वह जुनून के साथ चिल्लाती है और कहती है अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। अब मैं डटकर सामना करूंगी। अब मैं मां बनने वाली हूं और एक लड़की से वह सब जीत सकते हैं पर एक मां से कभी नहीं जीत सकते हैं। और मैं अपने बच्चे को उसे नहीं दूंगी। उसे मैं अपने पास रखूंगी। और अब मैं सब कुछ खुद से ही करूंगी। उसने इतना कहा है कि तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वह हैरान हो जाती है और पीछे देखती है तो पीछे नंदिनी होती है। वह हैरानी से कहती है मम्मी आप यहाँ पर। ये सुनकर वह कहती है मम्मी अपनी बेटी को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती हैं? खासकर जिसका कल शादी होने वाला है। इसलिए मैं तेरा पीछा करते हुए आई थी। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। पर तू प्रेग्नेंट है और अब मैं खुश हूं कि तूने अपना डिसीजन ले लिया है। और तू सामना करना सीख गई है। मुझे यकीन है तू सामना कर पाएगी। जो चीज मेरे साथ हुआ वह तो खुद के साथ मत होने दे। मेरा तो प्यार से भरोसा ही उठ गया है। मुझे पता है अब तू अपने आप से डिसीजन ले पाएगी। मुझे तुझ पर यकीन है। मुझे तुझ पर भरोसा है। और तू जो भी कहे कर, मैं तेरे साथ हूँ। चैप्टर 122 खुद से ही शादी। रात का वक्त। नंदिनी और त्रिशा दोनों घर लौट चुके थे। उन दोनों के ही चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं। त्रिशा अपने कमरे में पहुंचकर अपने सारे कपड़े उतार देती है और शॉवर के नीचे खड़ी हो जाती है। वह तकरीबन 1 घंटे तक शॉवर के नीचे ही रहती है।
उसका पूरा बदन सो चुका था, फिर भी वह नहीं आती। वह ऐसे ही रहती है। पर तभी उसके दिमाग में अपने बच्चों का ख्याल आता है और वह अपने पेट पर हाथ रखती है और अपनी लाल आंखों से सामने आने में खुद को देखती है। फिर पानी से बाहर आकर वह अपने कपड़े पहनती है और बाहर आ जाती है। बालकनी के पास खड़ी हो जाती है। उसे जुकाम भी हो चुका था, पर उसे किसी भी चीज का परवाह नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था, वह था बदला। उसे बदला लेना था। उसके साथ बहुत गलत हुआ था। अब उसे समझ आ गया है कि उसके साथ हद से भी ज्यादा गलत हुआ है। और अगर वह ये सब टॉयलेट करते रहे तो उससे बड़ा बेवकूफ लड़की दुनिया में नहीं होगी। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं करना है। उससे डटकर सामना करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह ये सब नहीं बर्दाश्त करेगी। वह शाम नहीं करेगी। ये सब सोचते हुए पूरी रात बीत जाता है और वह पूरी रात नहीं सोई। वह ऐसे ही रहती है। सुबह के वक्त दक्षिता उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। नाश्ता टेबल पर रखकर बेड पर बैठी त्रिशा को देखती है और कहती है, क्या हुआ, कल पूरी रात सोई नहीं? ये सुनकर वह कहती है, नहीं सोई नहीं। ये सुनकर दक्षिता कहती है, ऐसे करने से नहीं चलने वाला है। अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना सीखो। तब हमारे साथ कोई नहीं था, पर तुम्हारे साथ बहुत कोई है तुम्हारे सपोर्ट में। इसलिए जितना है तुम्हें, क्योंकि हारने का कोई चांस ही नहीं है। तुम एक लड़की हो तो तुम्हारी कोई खुद का मर्जी नहीं होगी। तुम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती हो। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा सब कुछ है। तुम्हें तुम्हारी लाइफ का डिसीजन लेने का पूरा राइट बनता है। ये सुनकर त्रिशा को और भी ज्यादा हिम्मत आती है। उसकी आंखों में जैसे आग जल जाती है और वह गुस्से से कहती है, हाँ, अब मुझे समझ आ चुका है मुझे क्या करना है। अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगी। अब मैं डटकर सामना करूंगी। क्योंकि मुझे पता है चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। मुझे खुद के लिए खुद ही लड़ना है, खुद का हथियार खुद ही बनाना है। और अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी, मैं सामना करूंगी हिम्मत से। ये बोलकर वह गुस्से से अपने लाल आंखों से सामने देखती है। इसके बाद दक्षिता उसे उसकी शादी का जोड़ा देती है और कहती है, नाश्ता करके पहन लेना, बहुत जल्दी शादी होने वाला है तुम्हारी। ये सुनकर वह कहती है, पर शादी तो रात में है ना। वह कहती है, पर तैयार होने में क्या जाता है, तुम्हारा मेकअप करते हुए रात हो ही जाएगा। वह कुछ नहीं कहती और नाश्ता करने लगती है। उसे नाश्ता करता देखकर दक्षिता को अच्छा लगता है कि यह लड़की नाश्ता कर रही है। उसके बाद दक्षिता कहती है, अगर तुम्हें कुछ भी मीठा या कुछ भी खाने का मन करे तो मुझे बताना, मुझे बुला लेना। ये सुनकर वो कहती है, मुझे अभी न्यूट्रेला और ब्रेड खाना है। ये सुनकर वह कहती है, ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। ये बोलकर वह बाहर चली जाती है। त्रिशा सारा नाश्ता खत्म कर देती है और फिर दक्षिता उसके लिए बाकी सारे खाने का सामान लाती है और वह उसे भी खत्म करती है। फिर नहाने के लिए वॉशरूम चली जाती है और नहाकर वापस आकर कहती है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ये सुनकर दक्षिता कहती है, इसकी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हें आराम करना चाहिए। ये बोलकर वह उसके गाल पर थपथपाती है और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। उसे जाता हुआ देखकर त्रिशा बेड पर लेट जाती है और खुद भी सो जाती है। और सोते सोते कब उसे दोपहर हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वह दोपहर को उठती है और उठकर फिर से नहाकर फ्रेश होकर लंच करती है और अपनी शादी का जोड़ा पहन लेती है। तैयार होने लगती है शादी के लिए। कुछ देर बाद ब्यूटिशियन भी आ जाती है उसे तैयार करने के लिए, उसे मेकअप करवाने के लिए। फिर उसका मेकअप होने लगता है। वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है आज। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी लाइफ में ऐसा भी दिन आएगा जब वह दुल्हन बनेगी। उसे लगा था वह शौर्य के पास कैद होकर रह जाएगी, पर अब उसके पास मौका है, सपोर्ट है।
अब वह हार नहीं मान सकती है। उसके पापा भी शायद उसके साथ हैं या नहीं हैं। उसे अब नहीं सोचना कुछ भी। उसे खुद से ही आगे बढ़ाना है, खुद के लिए डिसीजन लेना है जो वह ले पाएगी। ये सोचते हुए वह अपनी सुनी मांग को देखती है जहां पर शौर्य ने सिंदूर लगाया था। वह कस के मुठिया बना लेती है और फिर अपने गले से शौर्य का पहनाया हुआ मंगलसूत्र खींचकर निकाल कर फेंक देती है खिड़की के बाहर। इधर उसके खिड़की के बाहर शौर्य खड़ा था और वह मंगलसूत्र उसके हाथ में आकर देता है। वह अचानक अपने हाथ में मंगलसूत्र देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये लड़की मेरे निशानी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही है। इसे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार हमारी फिर से शादी हो जाए, उसके बाद मैं इसे लेकर जाऊंगा। ये बोलकर वह गुस्से के साथ हाथों की मुठ्ठियां बना लेता है। फिर एक नज़र उस कमरे को देखता है जिसमें से यह गिरा था और फिर पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। ऐसे ही रात हो जाता है। सारे मेहमान आ गए थे। पूरा हवेली दुल्हन की तरह सजा हुआ है। बाराती भी आ चुकी हैं और अब शादी होने वाला है। पंडित जी कहते हैं वधू को लाया जाए। ये सुनकर नंदिनी, जो बिना एक्सप्रेशन से हवन कुंड को देखती है, वह खुद चली जाती है अपनी बेटी को लाने के लिए। उसके साथ दक्षिता भी जाती है और फिर त्रिशा को वह सब नीचे लाते हैं। त्रिशा बहुत खूबसूरत लग रही है पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा है क्योंकि उसने घूंघट डाल रखा है। कुछ देर बाद उसे मंडप पर बिठाया जाता है और फिर पंडित मंत्र पढ़ने लगता है। शादी बस शुरू ही हुई थी कि अचानक बंदूक चलने की आवाज सुनाई देती है। वह सब हैरान हो जाते हैं और पीछे देखते हैं तो पीछे शौर्य खड़ा था अपने आदमियों के साथ। वह काफी हैंडसम लग रहा है आज और काफी गुस्से में भी। वह गुस्से से चिल्ला कर कहता है, इससे कोई पूछो ये किसकी बीवी है। यह मेरी बीवी है और अभी भी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है और यह किसी और के साथ शादी कर रही है। ये सुनकर अद्वैत गुस्से से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर वह गुस्से से कहता है, मैं नहीं जाने वाला हूँ, जान तुम वाले हो, यह मेरी बीवी है। ये बोलकर वह त्रिशा का हाथ पकड़ के उसे मंडप से उठा लेता है और उसके जबड़े को पकड़ के कहता है, बताओ सबको तुम किसकी बीवी हो। मैंने तुमसे हक के साथ शादी किया था और अब तुम इससे शादी करने जा रही हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला हूं और सबको बताओ तुम मेरे साथ कितनी बार सो चुकी हो और हमारा तो बच्चा भी था जो कि तुम्हारी वजह से हमने खो दिया। फिर त्रिशा हैरान हो जाती है उसकी यह झूठ सुनकर। उनका कोई बच्चा नहीं था, ये झूठ बोल रहा है। उसे काफी गुस्सा आ रहा है। उसने सोचा नहीं था कि शौर्य झूठ भी बोलने के लिए तैयार है, इस हद तक जाने के लिए तैयार है अपनी हवस मिटाने के लिए। इधर अद्वैत जाकर त्रिशा को खींच लेता है और कहता है, अब नहीं, अब मैं बिल्कुल ही नहीं जान देने वाला हूं। अब त्रिशा मेरी है, वह मेरी होने वाली दुल्हन है, वह खुद मुझसे शादी करना चाहती है और मैं इतनी आसानी से तुम्हें त्रिशा को हाथ तक नहीं लगने दूंगा। त्रिशा, तुम उसे बताओ तुम किसकी हो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना कि इससे। अब तुम पर सब कुछ है, तुम बताओ तुम इसे किससे शादी करोगी, इससे या मुझसे शादी करोगी। इधर तपेश बिना एक्सप्रेशन से उन दोनों को देख रहा था अपनी शांत आंखों से और वह इंतजार कर रहा था त्रिशा क्या बोले। उसे त्रिशा पर भरोसा है, वह कुछ गलत नहीं करेगी। जो भी करेगी वह सही करेगी। उसने सब कुछ त्रिशा पर छोड़ दिया है। वह चाहता तो जाकर मदद कर सकता है पर अब वह ऐसा नहीं करने वाला है। अब त्रिशा को डटकर सामना करना है। त्रिशा अपनी गुस्से से भरी आंखों से उन दोनों को देखती है और अपना हाथ झटक लेती है और दूर हो जाती है। तो वह दोनों गुस्से से त्रिशा को देखने लगते हैं और त्रिशा चिल्लाते हुए कहती है, बस करो, बंद करो सब कुछ। मैं नहीं हूं किसी की भी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। मैं यह शादी नहीं करूंगी। मुझे तुम दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए, मैं अकेले काफी हूं।
और हाँ, एक और बात, मैं प्रेग्नेंट हूँ और यह बच्चा तुम्हारा है शौर्य। और झूठ बोलना बंद करो, पहले हमारा कोई बच्चा था ही नहीं और अद्विक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने साथ तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। इस आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा। बचपन से लेकर अब तक मुझे कैद करके रखा है, मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया है। और अब अगर मैं अभी भी शांत रहूं तो मैं खुद की ही बर्बादी की वजह बनूंगी। अब मैं शांत नहीं रहने वाली हूं कि जो सच है वह सच है। बोलकर वह गुस्से से शौर्य को देखती है और शौर्य भी गुस्से से कहता है, तो तुम्हारे पास जबान भी है जो बहुत चल रहा है ना, एक बार मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें फिर से सुधार दूंगा। मैं भी तुम्हारा ये चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। तुम चुप ही ज्यादा अच्छी लगती हो, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए मेरे सामने। तुमने गलत कर दिया मेरे सामने चिल्लाकर। ये बोलकर शौर्य अपनी लाल आंखों से उसे देखता है और तृषा भी गुस्से से उसे देखते हुए चिल्लाकर कहती है, चुप करो, एक बात भी मत बोलना। मुझे कुछ भी नहीं सुना तुम्हारे मुंह से। मैं नफरत करती हूं तुमसे और अद्विक, मुझे भूल जाओ। तुम भी मुझे भूल जाओ। अब मैं तुम दोनों में से किसी से भी नहीं शादी करूंगी। मैं खुद ही काफी है मेरे लिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये बोलकर वह सिंदूर उठाती है और कहती है, मैं खुद से खुद ही शादी करूंगी। मैं खुद के लिए खुद ही काफी हूं। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वह खुद ही अपनी मांग में सिंदूर लगा लेती है और मंगलसूत्र भी पहन लेती है और कहती है, मैंने खुद से ही शादी किया है। इतना हक मुझे है खुद के ऊपर और मुझे खुद की जरूरत है, किसी और की नहीं, और मैं बस खुद की हूं। दूसरी तरफ मामू मुस्कुरा रहे थे। वह अजीब तरीके से मुस्कुराकर अपने बालों को पीछे करते हैं और कहते हैं, इतिहास ने फिर से खुद को दोहराया है। जो चीज मेरे साथ हुआ वह मेरे भांजे के साथ भी हुआ। शायद हमारी किस्मत और हमारी आदत, हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ है। उसके साथ भी यही हुआ। काम अगर उसे पहले ही समझ आ जाता तो आज उसे भी ये दिन देखना नहीं पड़ता। उसे भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ता जैसे मैं अकेला रह गया हूं। शायद उसके भी किस्मत में यही है। ये सोचकर वह मुस्कुराते हैं। तभी उनके कानों में तृषा के चिल्लाने की आवाज आती है, समझ गए तुम दोनों, मेरे बच्चे पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक है, और जहां तक डिवोर्स की बात है, मैंने पहले ही सब तैयारी करवा लिया था। मैंने साइन कर दिया है, अब तुम भी साइन कर दो डिवोर्स पेपर पर। और तुम दोनों का ईगो तुम अपने पास रखो। मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे हक है अपने लाइफ में डिसीजन लेने का, और मैं कोई तुम दोनों की खरीदी हुई चीज नहीं हूं जो तुम दोनों जाकर कुछ भी करोगे और मुझे अपना अपना कहोगे। ये बोलकर वह गुस्से से शौर्य को देखती है और उसके मुंह पर पेपर फेंककर मार देती है और कहती है, साइन करो इस पर। शौर्य तो हैरान हो चुका था और हैरानी से उसे देखते हुए कहता है, ये तुम कैसी बात कर रही हो तृषा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, बचपन से मेरे साथ हो तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, पति हूँ, बॉयफ्रेंड हूँ, सब कुछ, और तुम मुझे छोड़कर खुद से ही शादी करोगी? तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो। ये बोलकर वह तृषा के गाल पर हाथ रखता है, पर तृषा उससे दूर धक्का देकर चिल्लाकर कहती है, दूर रहो, करीब आने की कोशिश मत करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये बोलकर वह गुस्से से पीछे हट जाती है और कहती है, अब सब खत्म हो चुका है। शादी हो चुकी है, सब डिनर एंजॉय करो और उसके बाद घर जाओ। और तुम दोनों अभी यहाँ से निकलोगे। मुझे तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखनी है। मैंने डिसीजन ले लिया है और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी से भी कुछ भी। अब मैं अकेले ही रहूंगी, क्योंकि प्यार में से भरोसा उठ चुका है। मेरे किस्मत में प्यार है ही नहीं। मैं ऐसे ही ठीक हूं, मैं अपने बच्चे के साथ जी लूंगी। ये बोलकर वह गुस्से से वहां से जाने लगती है और शौर्य बस उसे देख रहा था। शौर्य की आंखों में पहली बार आंसू थे। उसकी आंखों में कब आंसू नहीं आया।
अब उससे रियलाइज हो रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसने अपनी ईगो और हवस के चलते एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और आज उसे सब अच्छे से समझ आ गया कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता है। त्रिशा उससे दूर जा चुकी है और अब कोई चांस ही नहीं है त्रिशा को वापस पाने का। ये सोचते हुए वह घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। तभी मामू आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं शांत हो जाओ, चलो घर चलो। ये सुनकर वह कहता है पर मेरी त्रिशा मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसके बिना कैसे रहूंगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। ये सुनकर मामू कहते हैं ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैंने संभाल लिया ना खुद को, तुम भी संभाल लोगे। ये सुनकर शौर्य अपने आंसू भरी आंखों से मामू को देखता है और मामू से सहारा लेकर वहां से निकल जाते हैं। अद्विक भी गुस्से से वहां से चला जाता है। चैप्टर 123 मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आपको पता है ना। 11 साल बाद तपिश फोन में किसी से बात कर रहा था। तभी दक्षिता जाकर पीछे से उसे गले लगा लेती है और कहती है आप अपने बेटे को कुछ बोलिए ना। वह क्यों इतना परेशान कर रहा है, वह क्यों शादी नहीं करना चाहता है, ये दोनों भाई हमें पागल कर देंगे। और अभी वह कहाँ है बताए। ये सुनकर तपिश फोन कट करता है और कहता है बेबी मैं किसी से बात कर रहा हूँ। तो मुझे परेशान क्यों कर रही हो, तुम्हारा बेटा बहुत परेशान करता है। तुम भी उसे जाकर सुनाओ ना, और नहीं सुने तो 2 थप्पड़ लगा दो। ये सुनकर दक्षिता कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आपको पता है ना। अभी वहां पर एक बेहद खूबसूरत लड़की आती है जिसने पिंक जंपसूट पहना हुआ है। वह कहती है मम्मी पापा मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। और भाई मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं कॉलेज के लिए। वह अकेले ही चले गए। मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर दक्षिता गुस्से से कहती है देखा ना आपका बेटा कितना बदतमीज हो चुका है। आप कॉल करिए रुद्र को। ये सुनकर तपिश कहता है मैं कॉल तो कर दूंगा, बट वह मेरी बात ही नहीं मानता। तो मैं क्या ही करूं, अगर मेरी बात माने तब तो मैं कुछ कर सकता हूं ना। वह मेरी बात ही नहीं सुनता। ये बोलकर तपिश दक्षिता के सिर को चूमता है और कहता है अच्छा मैं कॉलेज छोड़ देता हूं तुम्हें। ये सुनकर वह खुश हो जाती और कहती है पापा इन दोनों को अच्छे से सबक सिखाना। ये दोनों क्या समझते हैं, खुद को मुझसे बड़े हैं तो मुझ पर धौंस जमाएंगे। हर वक्त मुझे नीचे दिखाते हैं। मेरी हाइट छोटी है इसलिए, और वह जिराफ जैसे लंबे बन चुके हैं, इसलिए बहुत ही घमंड करते हैं। ये सुनकर दक्षिता का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब क्या ही कर सकते हैं, वो दोनों हैं ही घमंडी। तभी वहां पर रुद्रांश आता है और कहता है क्या हुआ, सब चिल्ला क्यों रहे हो। ये सुनकर तपिश कहता है तुमने तुम्हारी बहन को परेशान किया। रुद्रांश कहता है नहीं तो मैंने कुछ भी परेशान नहीं किया, उल्टा इसने मेरी शर्ट पर डोरेमोन बना दिया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलत उसने मेरे साथ किया है। गलत मेरे साथ हुआ है। और बातें भी मुझे सुननी पड़ रही हैं। आप उसे कुछ कहिए, वह छोटी बच्ची नहीं है। ये सुनकर दक्षिता कहती है तुम भी छोटे बच्चे नहीं हो, 25 साल के हो चुके हो और शादी करनी चाहिए तुम्हें। शादी नहीं करना, बस उल्टे सीधे काम करने हैं। मम्मी पापा की बात नहीं मानना है। मम्मी पापा को परेशान करना है। तभी अपनी रिस्ट वॉच को पहनते हुए रुद्र वहां पर आता है और कहता है क्या बातें हो रही हैं, मेरे बिना जरा मुझे भी बताया जाए। ये सुनकर संध्या गुस्से से कहती है अब आपकी ही कमी थी, आप भी आ गए। उनकी सारी की सारी गलती है। इनकी वजह से ये सब हो रहा है। इन्हें मेरी बात मानना चाहिए। अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन की बात मानना चाहिए। पर यह चले गए थे और इसलिए मैंने इनका फोन छुपा दिया था। फोन लेने आए हैं, मैं फोन नहीं दूंगी। ये सुनकर रुद्र गुस्से से कहता है मतलब तुमने मेरा फोन लिया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोटी चूहिया कहीं की।
ये सुनकर वह चलते हुए कहती है, मम्मी पापा, इसने मुझे फिर से छोटी चूहिया कहा। यह क्या पागल हो चुका है, यह मुझे बार बार छोटी चूहिया क्यों कह रहा है। ये सुनकर तपिश कहता है, अब क्या ही कर सकते हैं, प्यार से कह रहा है। भाई है तुम्हारा। वह सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक तपिश का फोन बजता है। वह देखता है तो त्रिशा का कॉल था। वह मुस्कुराता है और कॉल उठा लेता है। उस पर से एक प्यारी सी बच्चों की आवाज आती है, आप कब मुझे लेने आओगे, मम्मी बार बार मुझे स्कूल भेज रही है। मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है। ये सुनकर तपिश कहता है, आपने फिर से अपनी मम्मी का फोन ले लिया। वह कहता है, नहीं लिया, वह तो बस पड़ा था, मैंने उठा लिया। ये सुनकर तभी दक्षिता कहती है, क्या हुआ, त्रिशा ने कॉल किया। ये सुनकर तपिश कहता है, नहीं, वह हमारे पोते ने कॉल किया। ये सुनकर दक्षिता कहती है, ना जाने कब हमें और भी पोते पोतियों को देखने को मिलेंगे। इन दोनों की वजह से परेशान हो चुके हैं हम। ये सुनकर रुद्र कहता है, मम्मी आप अभी बहुत यंग हो। इतनी जल्दी अगर पोते पोती हो गए तो क्या ही होगा, सब आपको दादी दादी बुलाएंगे, जो आपको पसंद नहीं आएगा। ये सुनकर दक्षिता कहती है, मुझे पसंद आएगा। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं। तुम बस बहू लाने की तैयारी शुरू करो। ये सुनकर वह कहता है, मम्मी यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है उन सब चीजों में। मुझे वह सब चीज करना पसंद नहीं है। मुझे शादी वादी नहीं करनी है। शादी शब्द मेरे लिए नहीं बना है। बड़े भैया को बोलो ना। मुझे क्यों बोल रहे हो? वह मुझसे बड़े हैं, उनकी शादी पहले होना चाहिए। ये सुनकर रुद्रांश कहता है, बस कुछ मिनट का ही फैसला है। हम दोनों की एज सेम है, इतना ज्यादा तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वह अपना फोन लेकर वहां से निकल जाता है और उन्हें जाता देखकर दक्षिता उदास हो जाती है और कहती है, शायद इस जन्म में हम बहू का चेहरा नहीं देख पाएंगे। ना जाने हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, कब हम बहू का चेहरा देख पाएंगे। ये सुनकर तपिश कहता है, छोड़ो ना वह सब। एक दिन आएगा जब वह खुद से ही शादी करेंगे। वैसे भी अभी वह लोग नहीं चाहते, तो मैं भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इतनी ज्यादा आगे जाकर शादी की है। वह लोग भी ऐसा ही करेंगे। मेरी ही औलाद है, उन्हें भी कोई मिलेगी। ये सुनकर दक्षिता कहती है, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आप खुद तो बुढ़ापे में शादी किए हो और अब अपने बच्चों को भी अपने जैसा बना लिया। चैप्टर 124 हैप्पी एंडिंग। रात का वक्त, एक कमरा। एक लड़की हाथ में दूध का गिलास लेकर अंदर आती है और आसपास देखकर चिल्लाते हुए कहती है, बेटा कहाँ चले गए। तभी एक बच्चा बिस्तर के नीचे से निकलता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मम्मी पकड़ नहीं पाए मुझे। त्रिशा मुंह बनाकर कहती है, बेटा ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। दूध पी लो, मम्मी को बहुत काम है। ये सुनकर वह कहता है, नहीं पीऊंगा, मुझे नहीं पीना, मुझे चॉकलेट चाहिए। ये सुनकर त्रिशा गुस्से से कहती है, नहीं। वो कहता है, तो फिर मुझे पीना ही नहीं है, अगर नहीं दिया तो चॉकलेट। उसकी बातें सुनकर त्रिशा को काफी गुस्सा आता है। वह गुस्से में उसके कान पकड़ लेती और कहती है, अगर आपने नहीं पिया तो कल आपको बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगी। ये सुनकर वह जल्दी से दूध पी लेता है और कहता है, अब खुश हो गए, पी लिया। वह मुस्कुराती है और कहती है, मेरा प्यारा बच्चा, अभी आपको सो जाना चाहिए। ये बोलकर वह उसे बिस्तर पर सुला देती है और खुद भी उसके बगल में लेट जाती है, लाइट ऑफ करके। फिर वह कहती है, आज आपका दिन कैसा गया। ये सुनकर वह कहता है, आज बहुत अच्छा दिन गया। और पता है आपको, मैं पापा से भी मिला। ये सुनकर वह हाथों की मुट्ठी बना लेती है और कहती है, अच्छा ये तो अच्छी बात है ना। ये सुनकर वह कहता है, हाँ, पर आप पापा के साथ क्यों नहीं रहती, पापा कह रहे थे मम्मी से बात करो, मेरे पास आ जाएं। ये सुनकर त्रिशा हैरान रह जाती है और कहती हो, इस बारे में हम नहीं बात करना चाहते हैं। अभी आप सो जाओ, कल बहुत काम है।
कल बिजनेस मीटिंग पर जाना है। आप जब बड़े हो जाओगे आप ही मेरे बिजनेस को संभालोगे। ये सुनकर वह कहता है मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। वह कहती है ये तो आपको बनना ही है। मम्मी को पूरा यकीन है आप बनोगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। आप किसी भी चीज में कामयाब हो सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। ये बोलते हुए वह मुस्कुराती है। तभी अचानक कुछ सोचकर तृषा कहती है चलो अभी सो जाओ, अभी बहुत रात हो चुकी है। ये बोलकर वह आंखें बंद कर लेती है और आंखें बंद करके उसके सामने शौर्य का चेहरा आ जाता है। वह मन में सोचती है ये कब मेरा पीछा छोड़ेगा, कितने साल हो गए फिर भी इसका ही चेहरा मेरी आंखों के सामने बहता है। मेरा प्यार सच्चा था, उसका प्यार बस हवस था। पर अब मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं बिजनेस वूमेन बन चुकी हूँ और 2 दिन बाद मुझे अवार्ड मिलने वाला है। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी अचानक रूम की लाइट जल जाती है। जब वह देखती है तो उसका बेटा उठकर कहीं जा रहा है। वह जल्दी से उठ जाती है और उसे पकड़ लेती है। कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर वह कहता है मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बाहर जाना है। ये सुनकर तृषा कहती है पर ऐसा कैसे हो सकता है, आप कैसे बाहर जाओगे? ये सुनकर वह कहता है पैरों से बाहर जाऊंगा। तृषा कहती है मम्मी जाने नहीं देगी आपको। ये बोलकर वह जबरदस्ती उसे सुला देती है। तो वह चिल्लाकर कहता है पापा ने प्रॉमिस किया था रात में मिलने आएंगे और शायद वह इंतजार कर रहे हैं। मुझे जाना चाहिए। ये सुनकर तृषा कहती है आप बहुत ही ज्यादा बदतमीज होते जा रहे हो, मैंने कहा था ना आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। ये सुनकर वह मुंह फुला लेता है और कहता है नहीं मुझे मिलना है पापा से। ये बोलकर वह तृषा को धक्का देकर दरवाजा खोलकर भाग जाता है बाहर। तृषा उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वह सीढ़ियों से उतरकर बड़े से गेट को खोलकर उससे बड़े से बंगले से बाहर आ जाता है और आसपास देखता है। तभी उसे सड़क के किनारे गाड़ी दिखती है। वह भागते हुए वहां पर चला जाता है और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। इसे देखकर तृषा फिर से गहरी सांस लेती है और इंतजार करने लगती है उसके बेटे की वापस आने का। कुछ देर बाद उसका बेटा हाथ में एक गुलाब का फूल लेकर बाहर आता है और मुस्कुराकर बाय करता है। फिर भागते हुए फिर से वहां पर आ जाता है और वह फूल तृषा के हाथ में देते हुए कहता है पापा ने आपके लिए दिया है। तृषा गुस्से से फूल को लेकर कहती है नहीं चाहिए, ये बोलकर जबरदस्ती खींचते हुए अंदर लेकर चली जाती है। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी एक गहरी सांस लेता है और फिर बाहर आकर उस गुलाब के बुके को उठाकर उसी जगह को पकड़ता है जहां पर तृषा ने पकड़ा था। वह कहता है कम से कम तुम्हारे हाथों की छुअन तो इसमें है। ये बोलकर वह मुस्कुराता है और उसे फूल के बुके को चूमता है। इसके बाद गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है और कहता है एक न एक दिन तो तुम मेरे पास आओगी ही। फिर से मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें अपने पास लाने की, और मुझे पता है मैं कामयाब हो जाऊंगा। बस थोड़ा मेहनत चाहिए और मैं मेहनत के लिए तैयार हूं, ये बोलकर वह मुस्कुराता है। उसके बाद गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ तृषा विंडो से देख रही थी उसकी यह हरकतें। वह गुस्से से कहती है मुझे पता है अभी भी तुम्हें वह सब कुछ ही चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, और मैं तुम्हें कभी कोई मौका नहीं दूंगी मेरे लाइफ में वापस आने का। न जाने क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो अभी भी। ये बोलकर वह गुस्से से मुंह फेर लेती है और बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है। उसे अंदर आता देखकर नंदिनी पूछती है बेटा कहाँ चली गई थी? ये सुनकर वह कहती है अरे मम्मी वह तो बाहर चला गया था। ये सुनकर बच्चा कहता है पर मुझे पापा से मिलना था। उसने इतना बोला ही था कि वहां पर किसी की आवाज सुनाई देता है, अगर वह मुझसे मिलना चाहता है तो क्यों तुम उसे रोक रही हो, बेटा है वह मेरा।
ये सुनकर तृषा उसे तरफ देखती है। वहां पर शौर्य घर आता, हाथ में एक बैग लेकर। शौर्य को देखकर वह गुस्से से मुंह फेर लेती है। मुझे गुस्सा होता देखकर वह मुस्कुराता है और फिर उसके पास आकर अपने घुटनों के बल बैठकर उसके हाथ को पकड़ के चूमता है और कहता है, बस करो, बहुत हो गया और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं सुधर गया हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक और मौका दो, एक आखिरी मौका, बस एक आखिरी मौका। ये सुनकर तृषा थोड़ी नर्म पड़ती है और शौर्य को देखते हैं और शौर्य उसे गले लगा लेता है और कहता है, माफ कर दो मुझे, मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं तुम और मेरे बेटे के बिना नहीं रह सकता हूँ, बहुत सजा दे दिया तुमने मुझे। ये सुनकर तृषा गुस्से से कहती है, अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो सच में तुम सुधर जाओगे। ये सुनकर शौर्य उसके हाथ को पकड़ के कहता है, मैं गया हूं सुधार, तुम बस फिर से मुझसे शादी कर लो और मेरी हो जाओ। ये सुनकर तृषा शौर्य को देखते हैं और अगले ही पल वह रोते हुए उससे गले लगा लेती और कहती है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। शौर्य मुस्कुराता है और बेहद प्यार से उसे गले लगा लेता है। उसके ऐसा करने में कोई हवस नहीं था बस प्यार। इधर उन दोनों को ऐसा करता देखकर बच्चा गुस्से से कहता है, आप दोनों तो मुझे भूल गए हो। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराता है और उसे गले लगा लेता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। शौर्य और तृषा भी अब प्यार से एक साथ रहते हैं और अब उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक दिन ते सबसे बड़ी बिजनेस वूमेन बन जाती है। वो शौर्य को भी पीछे छोड़ देती है, पर इससे शौर्य बहुत खुश था। वही नंदिनी का प्यार कभी मुकम्मल नहीं हो पाया, पर तपिश दक्षिता के साथ खुश है, पर अभी भी कहीं ना कहीं उसके दिल में नंदिनी है। दी एंड। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। Thank you for watching the video.